हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सीए गुरु गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, अभी तक हमने जो रिवाइज कर लिया है, जो कंप्लीट कर लिया है सिलेबस, वो नेटवर्क तक कंप्लीट कर लिया है। नेटवर्क के सिर्फ हमारे 2 क्वेश्चंस रह गए थे, वो हम करेंगे। तो आज हम रिवीजन नहीं ले रहे, आगे हम सबसे पहले क्या करेंगे, नेटवर्क को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आ जाइए, हम नेटवर्क स्टार्ट करते हैं। ओके, यस। नो सी, नेटवर्क पे आते हैं। नेटवर्क पे 2 क्वेश्चंस हमारे रह गए थे, दैट इज नेटवर्क से रिलेटेड इश्यूज एंड बेनिफिट्स। ओके, तो चलिए आइए, इश्यूज एंड बेनिफिट से रिलेटेड हम यहाँ पे कवर करेंगे चीजों को। ओके गाइस, तो हमारे पास 2 क्वेश्चन है यहाँ पे जो हमें कवर अप करना है आज। दैट इज वन इज यस, नाउ दिस इज क्वेश्चन। नाउ दोस्तों, हमारे पास 2 क्वेश्चन रह गया था नेटवर्क से रिलेटेड जो हमें कवर करना है। ठीक है, नेटवर्क में हमने यहां तक आपको बता दिया था, इसको डिस्कस कर लेते हैं हम। नेटवर्क में हमने आपको क्या क्या बता दिया था। यस, नेटवर्क में हमने इंट्रोडक्शन कवर कर लिया था। ओके, टेलीकम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन कवर कर लिया था। वैल्यू हमने बता दिया था, इंपैक्ट बता दिया था, राइट। एंड टाइप्स ऑफ नेटवर्क हमने डिस्कस कर लिया था। नाउ विल कम टू व्हाट बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर। अगर हम नेटवर्क लगाते हैं तो हमें बेनिफिट क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा दिमाग ही अपने को नहीं लगाना है यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है कि अगर अपन नेटवर्क लगाएंगे तो बेनिफिट क्या आएगा। पहला पॉइंट आता है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब क्या हो गया दोस्तों। 5 पॉइंट है यहाँ पे। पहला पॉइंट आता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे अपने पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी, से सपोज अपने पास कोई फाइल रखी हुई है। ओके, से अपने पास कोई फाइल रखी हुई है और ये फाइल मुझे 3 लोगों को, 3 यूजर को देना है, राइट। तो अगर सोचो नेटवर्क नहीं होता तो क्या होता, लोगों को फाइल लेने के लिए आना पड़ता। बट अब मेरे पास इंटरनेट है तो मैं क्या कर सकता हूं, एक ही फाइल की कॉपी को मल्टीपल लोगों को मैं भेज सकता हूं। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, एक ही इंफॉर्मेशन को कई यूजर को हम साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो पहला आ गया, इट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द सेम इंफॉर्मेशन टू ऑल रिमोट यूजर्स कनेक्टेड विद द इंटरनेट अक्रॉस द वर्ल्ड। आ रहा है बात समझ में। यस, तो यहां पे हम लिख सकते हैं multiple users can watch movie, right, from YouTube, राइट। तो जो मूवी फाइल है जो YouTube में रखा हुआ है वो कई सारे यूजर्स एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर। नाउ सेकंड आता है दोस्तों रिसोर्स शेयरिंग, मतलब अपार्ट फ्रॉम डेटा। यहां पे हम डेटा इंफॉर्मेशन की बात कर रहे थे। ओके, और यहां पे जो हम बात कर रहे हैं दोस्तों, दैट इज रिसोर्स शेयरिंग की बात करें। मतलब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्स भी शेयर कर सकते हैं। मतलब रिसोर्स शेयरिंग में अगर मैं बोलूं, सेकंड पॉइंट आप देखो दिस, यहां पे जो आता है दोस्तों दैट इज प्रिंटर। अगर आप ये देखो, यहां पे प्रिंटर रखा हुआ है, दिस प्रिंटर। ओके, तो ये जो प्रिंटर रखा है यहां पे, इस प्रिंटर को कई सारे यूजर एक साथ शेयर कर सकते हैं। किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। तो अगर प्रिंटर आपका क्या है, वाईफाई है या कनेक्टेड विद द लोकल एरिया नेटवर्क है, तो जितने सारे लोग उस नेटवर्क से कनेक्ट है, उस एक प्रिंटर से अपनी फाइल की प्रिंट ले सकते हैं। मतलब मल्टीपल यूजर कैन शेयर द प्रिंटर टू गेट हार्ड कॉपी ऑफ द डेटा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, रिसोर्स शेयरिंग, मतलब मल्टीपल यूजर can share printer to get print of data। दूसरा पॉइंट हो गया ना। तीसरा समथिंग इंपॉर्टेंट, ओके, क्या बोलता है, कंप्यूटेशनल पावर। व्हाट डू मीन बाय कंप्यूटेशनल पावर। अगर आप देखो कंप्यूटेशनल पावर में क्या लिखा है, इट अलाउज, कम ऑन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा नहीं लिखा है बेटा, क्या लिखा है, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज डेटा प्रोसेसिंग ना। यहां पे क्या बोल रहा है कि मैं यहां पे प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूट करूंगा अमंग्स वेरियस कंप्यूटर सिस्टम। समटाइम्स क्या होता है कि हमने अगर सपोज मान लो ये मेरा मेन कंप्यूटर सिस्टम है, ओके, इसको मैंने सर्वर बनाया हुआ है। ओके, सर्वर में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी डेटा फाइल को एक्सेस करना हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होना चाहिए, डेटा होना चाहिए और उसका आइकन होना चाहिए। तीनों चीजें बताई थी। ओके, और ना यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे यूजर्स हैं जो
अपने सिस्टम को एक्सेस करें। तो नॉर्मली क्या होता है, हमने यहाँ पे सपोज मान लो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टैली को रख दिया है और लैन के थ्रू सारे कंप्यूटर को हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ओके, और आइकन मैंने कहां पे डाल दिया, हर जगह पे आइकन रख दिया। अब हर जगह पे आइकन रखा है तो इस आइकन को एक्सेस करके सब लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक्सेस करते हैं। जैसे बिल्कुल उसी तरीके जैसे आप अपने मोबाइल में फेसबुक का आइकन आपका रहता है, क्लिक करते हो और आप फेसबुक सर्वर से कनेक्ट हो जाते हो। तो फेसबुक सर्वर का आपके पास ना ही डेटा रखा होता है ना ही कोई सॉफ्टवेयर रखा होता है। आपने सिर्फ अपने सिस्टम में क्या डाउनलोड किया हुआ है बेटा, एप्स डाउनलोड किया, मतलब आपने सिर्फ और सिर्फ उसका आइकन डाउनलोड किया है। पूरे फेसबुक सर्वर की जो फाइल है वो आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो क्योंकि वो बहुत बड़ी फाइल है, आपके कंप्यूटर में स्टोर नहीं हो सकती। तो अब इस केस में क्या हुआ, लैन के थ्रू, क्या बोला मैंने, लैन के थ्रू बहुत सारे यूजर, लैन के थ्रू बहुत सारे यूजर सर्वर को एक्सेस कर। तो अब यहाँ पे जितने भी रिक्वेस्ट जा रहे हैं यूजर के, बताओ इस रिक्वेस्ट की प्रोसेसिंग कहां पे हो रही है, सर्वर पे हो रही है, नहीं हो रही? मतलब इस कंप्यूटर को बहुत ज्यादा लोड आ रहा होगा, यस बहुत ज्यादा लोड आ रहा होगा। तो मैंने बोला अब लोड भी आएगा तो स्पीड भी क्या होगी, कम होगी। ओके, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। तो इसने क्या बोला कि इस लोड को, इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते। मतलब भाई ये तुम अपनी प्रोसेस कर लो, तुम अपनी प्रोसेस कर लो, तुम अपनी प्रोसेस कर लो। मतलब सॉफ्टवेयर क्या किया हमने, यहीं पे रखा हुआ है, बट प्रोसेसिंग हमने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखो जैसे कैसे हमने प्रोसेसिंग डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ना। आप यहां पे देखिए तीसरा पॉइंट आता है कंप्यूटेशनल पावर। ना आपने एटीएम का सीक्वेंस देखा होगा। एटीएम में क्या होता है, ये एटीएम का मेन सर्वर हो गया। ओके, मतलब यहां पे क्या है, बैंक का पूरा जो डेटा रखा हुआ है, बैंक का पूरा अकाउंट जो है, जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं उनके अकाउंट के डेटा इस सर्वर पे रखे हुए हैं। क्लियर? अब मैंने क्या बोला यार, किसी को जो है कैश विड्रॉ वगैरह करना, कैश विड्रॉ करना पड़ सकता है, बिल्कुल। तो अब जो यूजर है वो अपने एटीएम से अपना कैश विड्रॉ कर रहा है। मेरी बात ध्यान से समझना, क्या कैश विड्रॉल का फंक्शन, क्या कैश विड्रॉल का फंक्शन हमने क्या कर दिया, प्रोसेस कर दिया। हमने उसको क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब जो प्रोसेसिंग यहां से होनी चाहिए थी, मैंने कैश विड्रॉ को बोल दिया कि सिर्फ डेटा अपडेशन की बात नहीं है, आप अपना कैश इस मशीन से निकाल सकते हो। मतलब जो आप अदरवाइज इस मशीन से निकालने आते थे, मतलब अलग अलग जगह से लोग आते थे कैश विड्रॉ करने, उसने बोला नहीं, कैश विड्रॉ का प्रोसेस ही क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो मैंने कैश विड्रॉ का जो प्रोसेस था हर एक कंपनी को क्या कर दिया, हर एक मशीन को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब क्या मैंने इस मशीन का लोड क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बाइफिकेट कर दिया। आ रहा है बात समझ? तो क्या इसका लोड कम हो जाएगा दोस्तों? यस। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कंप्यूटेशनल पावर। तो नेटवर्क की वजह से ये पॉसिबल हुआ है। अगर नेटवर्क नहीं होता तो आपको इसी मशीन पे आना पड़ता है, बट चूंकि नेटवर्क था तो नेटवर्क के जरिए मैंने क्या किया, सबको जो प्रोसेसिंग था, राइट, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज, वो मैंने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नाउ सी यहां पे इट अलाउज व्हाट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, नहीं बोल रहा मैं, क्या बोल रहा, प्रोसेसिंग amongst various computer systems so that, ये देखो, load of one computer is bifurcated amongst various computer, every computer is free from being overloaded। तो अब कोई भी सिस्टम जो है ओवरलोड नहीं होगा क्योंकि मैंने प्रोसेस क्या कर दिया हुआ है, स्प्लिट अप कर दिया है। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? यस। ये एग्जांपल मैंने दिया हुआ है एटीएम मशीन। ओके, तो यहां पे आप लिख लो बैंक सर्वर can able to distribute his processing amongst multiple ATM machine through networking system, through what, networking system। यस, यहां तक क्लियर हूं या नहीं क्लियर हूं? बिल्कुल। ना फोर्थ आता है दोस्तों रिलायबिलिटी। व्हाट डू मीन बाय रिलायबिलिटी? रिलायबिलिटी बोलता है कि साहब अगर इंटरनेट है तो मुझे पता है मेरा जो डेटा है मेरे पास 24/7 आवर्स अवेलेबल है। एग्जांपल, सपोज मान लो मैंने अपना डेटा दोस्तों कहां पर रख दिया, गूगल ड्राइव पे रख दिया। कहां रख दिया? गूगल ड्राइव पे रख दिया। अब बताओ अगर मेरा डेटा यहां पे होता से सपोज हार्ड डिस्क में, राइट, अब हार्ड डिस्क अगर क्रैश हो जाए तो मेरा डेटा पूरा बर्बाद हो गया, मेरा जो डेटा है पूरा बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि हार्ड डिस्क जो है वो कभी भी
क्रैश हो सकती है, बराबर है, खराब हो सकती है, तो डेटा जो है मेरा कभी भी किसी भी टाइम पे बर्बाद हो सकता है। तो मैंने क्या किया, अपना डेटा जो है मैंने गूगल ड्राइव पे रख दिया। अब गूगल ड्राइव जो रखा हुआ है वो सर्वर, मेन सर्वर पे रखा हुआ, उनने उस ड्राइव का जो है वो बैकअप भी बहुत जगह पे लिया हुआ है, राइट। और अब मैं हो सकता है कि मैं दुनिया के किसी भी कोने में, जरूरी नहीं इसी जगह पे रहूं मैं जहां पे मेरा हार्ड डिस्क रखा हुआ है, मैं दुनिया के किसी भी कोने में हो सकता हूं और इंटरनेट के जरिए वो डेटा मैं 24/7 आवर्स अवेल कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं ऐसा? मैं बिल्कुल कर सकता हूं। तो क्या रिलायबिलिटी आ जाएगी? बिल्कुल रिलायबिलिटी आ जाएगी। देखो यहां पे लिखा है इट मेक्स एप्लीकेशन मोर रिलायबल। इट मेक्स व्हाट? एप्लीकेशन आ गया। यहाँ पे स्टोरेज एप्लीकेशन की बात कर रहा है, गूगल ड्राइव की बात कर रहा है, यूट्यूब की बात कर रहा है, फेसबुक की बात कर रहा है कि यू कैन एक्सेस योर सॉफ्टवेयर 24/7 आवर्स अक्रॉस द वर्ल्ड थ्रू इंटरनेट सिस्टम, राइट। अगर ऐसा नहीं होता तो आप क्या कर सकते थे, आप अपने सॉफ्टवेयर को उसी कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते थे जिस कंप्यूटर पे आपका सॉफ्टवेयर रखा हुआ है। आ रहा है बात समझ में? तो यहां पे आप लिख सकते हो इंटरनेट allows user to access software 24/7 hours, 24/7 hours from anywhere in the world. Anywhere in the world. तो इस केस में क्या हो सकता है कि इंटरनेट के जरिए आपका जो सॉफ्टवेयर है अब आपको 24/7 आवर्स अवेलेबल रहेगा। एंड यूजर कम्युनिकेशन बात कर रहे हैं, क्या यहाँ पे यूजर कम्युनिकेट भी कर सकते हो? ऑब्वियसली यूजर यहाँ पे जो दो लोग हैं जो अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन पे, वो दोनों आपस में एक दूसरे से क्या कर सकते हैं? चैटिंग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। यस और नो? यस। तो आज कोरोना वायरस जैसे हमारे इन्वायरमेंट में फैला हुआ है तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो है स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हो गया कि भाई यहाँ पे जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग अपने को मेंटेन करके रखना है। तो आज अपने पास जो कम्युनिकेशन का जरिया है वो क्या है दोस्तों? इंटरनेट है, राइट। तो इंटरनेट अलाउज 2 or more user to communicate amongst each other through networking system such as, come on, क्या क्या हो सकता है? Zoom.us आप यूज कर रहे होगे, जूम एप्लीकेशन आप यूज कर रहे होगे, स्काइप हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ओके, फेसबुक हो गया, एटसेट्रा। तो यूजर कैन कम्युनिकेट व्हाट अमंगस्ट मल्टीपल यूजर्स थ्रू दीज चैनल्स। क्लियर? यस। तो 5 बेनिफिट इंटरनेट दिया आपको। इंटरनेट ने 5 बेनिफिट क्या दिया कि आप अपना जो डेटा है वो कई सारे लोगों को शेयर कर सकते हो। नंबर 2, एक ही रिसोर्स कई सारे यूजर्स के साथ एक साथ आप शेयर कर सकते हो। तीसरा, आप अपने प्रोसेसिंग को मल्टीपल सिस्टम को दे सकते हो सो दैट आपके हर एक सिस्टम को ओवरलोड होने से बचाया जा सके। फोर्थ आता है रिलायबिलिटी। आप इंटरनेट के जरिए अपने सॉफ्टवेयर को 24/7 आवर्स दुनिया के किसी भी कोने से आप एक्सेस कर सकते हो। एंड लास्ट पॉइंट आता है यूजर कम्युनिकेशन। 2 यूजर आपस में या 2 से ज्यादा यूजर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट। Clear or not clear? Yes. These are the 5 points related to what benefits of computer network. और यहाँ पे टिप्स आप लिख लें DR and CR, that is debit and credit by user. तो D for क्या हो गया दोस्तों? Distributed nature of information. R for हो गया resource sharing. C for हो गया computational power. R for हो गया reliability and यूजर मतलब हो गया यूजर कम्युनिकेशन, राइट। तो डी फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, आर फॉर रिसोर्स शेयरिंग है, सी फॉर कंप्यूटेशनल पावर है, आर फॉर रिलायबिलिटी एंड यूजर कम्युनिकेशन। क्लियर और नॉट क्लियर? तो चलिए आ जाइए फटाफट से बेनिफिट्स देखते हैं। क्या बोला मैंने? टिप्स बोला, कम ऑन, डेबिट एंड क्रेडिट बाय यूजर। डी फॉर क्या था? डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके। आर फॉर क्या था? रिसोर्स शेयरिंग। सी फॉर क्या था? कंप्यूटेशनल पावर। आर फॉर क्या था? रिलायबिलिटी एंड यूजर मतलब दोस्तों यूजर कम्युनिकेशन। फिर से एक बार, कम ऑन। डी फॉर क्या था? डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। आर फॉर क्या था? रिसोर्स शेयरिंग। सी फॉर क्या था? कंप्यूटेशनल पावर। आर फॉर क्या था? रिलायबिलिटी एंड यूजर मतलब क्या था दोस्तों? यूजर कम्युनिकेशन। यहां तक क्लियर हूं? यस। नाउ
लास्ट पॉइंट आता है दोस्तों, कमान इश्यूज एड्रेस बाय नेटवर्क। ना व्हाट आर द इश्यूज, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट कैन बी फेस्ड ड्यूरिंग यूजिंग व्हाट नेटवर्क। तो अगर आप नेटवर्क यूज करते हो तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं, एंड इश्यूज में सबसे पहला आता है दोस्तों बैंडविड्थ, कंटेंशन, राउटिंग एंड रेजिलियंस। ये 4 तरीके की चीजें हैं, राइट? 4 चीजें हैं, 4 इश्यूज हैं जो नेटवर्क यूज करते वक्त आ सकता है। नाउ अब पहला वाला जो पॉइंट आता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, बैंडविड्थ। व्हाट डू यू मीन बाय बैंडविड्थ? बैंडविड्थ मतलब होता है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था रैम, मदरबोर्ड के केस में रैम बताया था। रैम क्या बताता है? वो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। जितना ज्यादा रैम होगा उतनी ही ज्यादा आप प्रोसेस कर पाओगे, राइट? तो सेम वे नेटवर्क केस में जितना ज्यादा बैंडविड्थ होगा उतना आप डेटा ट्रांसमिट कर पाओगे। मतलब मैंने आपको बताया था रैम अगर छोटा होगा, रोड अगर छोटी है, तो जो डेटा है एक के बाद एक जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑफलाइन सिस्टम में हमने बात की थी, राइट? तो ऑफलाइन सिस्टम में रैम कैपेबिलिटी देता है, एंड अगर ऑनलाइन सिस्टम है, इंटरनेट है, तो जितना ज्यादा बैंडविड्थ होगा आप उतना ही ज्यादा डेटा एक साथ ट्रांसमिट कर सकते हो। आप इसको बैंडविड्थ को कैसे लिखते हो मैं आपको बताता हूं, 2 Mbps, ओके, 10 Mbps। अब बताओ 10 Mbps है, यस। तो अगर मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो आप बैंडविड्थ, मैं आपको दिखाता हूं कि अगर मैं इंटरनेट यूज कर रहा हूं, ओके, तो मेरे इंटरनेट का कितना बैंडविड्थ है ये अपन देखते हैं अभी। ये रहा, सपोज मान लो यहां पे मैं वेबसाइट पे जाता हूं और मैं चेक करता हूं इसको, ठीक है ना? क्या चेक कर रहा हूं मैं? स्पीड। मैं क्या चेक कर रहा हूं? स्पीड, कि मेरा जो इंटरनेट है उसकी बैंडविड्थ कितनी है, क्या ये बैंडविड्थ मेरे लिए सफिशिएंट है? ओके, सो speedtest.net ये मिला आपको, ये देखो आप। अब speedtest.net से अपन क्या कर रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं कि भाई मेरे जो इंटरनेट मैं यूज कर रहा हूं क्या इसकी जो स्पीड है क्या मेरे लिए सफिशिएंट है। अब इट डिपेंड्स अपॉन यूजर टू यूजर कि उसका वर्क क्या है इंटरनेट पे, ओके। अब जैसे मान लो मैं लाइव सेशन लेता हूं, अब मैं लाइव सेशन लेता हूं तो मुझे क्या करना है, मेरा जो डेटा है वो इंटरनेट में जाएगा। इसको हम बोलते हैं अपलोडिंग ऑफ डेटा। मतलब मैं जो यहां पे बोल रहा हूं वो सिस्टम क्या कर रहा है, अपलोड कर रहा है। मतलब जब यूजर का डेटा इंटरनेट में जाता है तो उसको हम बोलते हैं अपलोडिंग, और जब यूजर इंटरनेट का डेटा एक्सेस करता है तो उसको हम बोलते हैं डाउनलोडिंग। आ रहा है बात समझ? तो यहां पे आप देखो, यस, ये मैं आपको दोनों दिखाता हूं। बैंडविड्थ में अपने को दोनों चीजें चाहिए होती है। ये देखो अगर मैं यहां पे गो करता हूं, आप भी चेक कर सकते हो अपने इंटरनेट का, और यहां पे ये देखो आ रहा है पिंग, डाउनलोड एंड अपलोड Mbps में, ओके। अगर ये kbps वगैरह पे पूछे तो भाई साहब बेकार है, कोई मतलब का ही नहीं है आज का इंटरनेट। तो अपना कम से कम इंटरनेट जो है वो देखो ये बता रहा है, पिंग जो हो गया वो 13 हो गया, ओके। देन इसके बाद मेन अपना डाउनलोड अपलोड का है, पिंग को अपने को दिमाग में नहीं रखना, ठीक है। यहां पे आप देखो डाउनलोड के केस में ये बोल रहा है, ये रहा 7.69 MB का जो डेटा है पर सेकेंड मैं डेटा ट्रांसमिट कर सकता हूं। और अपलोडिंग मतलब क्या है, अपलोडिंग बोल रहा है मैं मैक्सिमम 2 Mbps, अप्रॉक्स मैं 2 Mbps तक का जो डेटा है एक साथ जो है वो अपलोड कर सकता हूं। यहां पे 1.91 देखो आ गया, ये रिकॉर्ड हुआ हमारा, ओके। तो ये रहा यहाँ पे 7.69 एंड 1.91। अब यहाँ पे दोनों बोल रहा है डाउनलोड एंड अपलोड। डाउनलोड का मतलब क्या हो गया कि जैसे सपोज मान लो आपको मूवी देखनी यूट्यूब में, तो अब यूट्यूब में डेटा रखा है, आप उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो नाउ दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, डाउनलोडिंग ऑफ डेटा। और डाउनलोडिंग ऑफ डेटा क्या मेरा यूट्यूब इस पर बढ़िया चलेगा? क्यों चलेगा बढ़िया? क्योंकि 7 Mbps अप्रॉक्स 7 to 8 Mbps में आराम से डाउनलोड कर सकता हूं। यहां तक क्लियर है? अपलोड का मतलब क्या हो गया कि ये जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं और मैंने सपोज मान लो यूट्यूब में मैं जाता हूं, ये रहा यहाँ पे यूट्यूब, और ये रहा यहाँ पे देखो अपलोड की जगह पे ये गो लाइव है। आ रहा है बात? अब मैं जब गो लाइव पे जाऊंगा तो मैं यहाँ पे जो एक नया बंदा यहाँ पे खड़ा है वो अपना डेटा वो इंटरनेट में डाल रहा होगा, राइट। तो अब वहां पे जो डेटा इंटरनेट पे जाएगा, ध्यान से समझना, बहुत सारा डेटा एक साथ जाए। अब सोचो आप एक मूवी का जो डेटा है वो से सपोज कितना होता है, 2 to 3 GB का मैं मान लेता हूं, ओके। तो क्या 2 to 3 GB का डेटा आप एक साथ एक्सेस कर रहे हो? नहीं, आप सिर्फ उसको प्ले कर रहे हो तो धीरे धीरे धीरे, तो 8 Mbps इज मोर देन सफिशिएंट। बट जब मैं अपलोडिंग की बात करता हूं, मैं क्या बात करता हूं, अपलोडिंग की बात करता हूं, तो नॉर्मली मेरे केस में जो अपलोड होगा डेटा वो 2 Mbps मतलब 2 MB का डेटा पर सेकेंड के बेसिस पे सिस्टम में क्या होएगा, जाएगा। तो अगर ये जो सिस्टम है यूट्यूब है 2 MB का डेटा
अगर एक साथ जा सकता है एंड यूट्यूब में यूजर को जो लाइव सेशन है मेरा वो बिना किसी बफर का दिख रहा है, आ रहा है बात समझ में, तो मैं मानूंगा कि मेरा जो 2 MBPS है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बट अगर वो प्रॉपर तरीके से देख नहीं पा रहा, वहां पे चीजें बफर हो रही है, तो मैं बोलूंगा साहब 2 MBPS का डेटा मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है, तो मुझे अपना बैंडविड्थ बढ़ाना पड़ेगा। तो ये इश्यूज जो आया इंटरनेट में, वो क्या आया कि इंटरनेट में कौन सा लूं, मेरा बैंडविड्थ कितना होना चाहिए, मेरा डाउनलोडिंग स्पीड और अपलोडिंग स्पीड कितना होना चाहिए, ये डिसाइड करना। आ रहा है बात। अब जो मैं प्लान सजेस्ट करूंगा अपने लिए, अगर वो प्लान मैंने गड़बड़ ले लिया पैसे बचाने के चक्कर में, तो फिर मेरा जो पूरा सिस्टम है वो बर्बाद हो जाएगा। तो दिस इज वन ऑफ द इश्यूज यूजर्स आर यूजुअली फेसिंग if they are using what internet, that is called as what selection of bandwidth। तो मैंने बोला कि साहब आप ऐसा बैंडविड्थ लो जिसमें आपका डेटा भी बड़े आराम से डाउनलोड हो जाए और डेटा जब आप अपलोड करना चाहो तो वो डेटा भी प्रॉपर तरीके से अपलोड हो जाए। एंड ये जो प्रॉब्लम है इसको हम बोलते हैं दोस्तों बैंडविड्थ इशू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बैंडविड्थ इशू बोलते हैं। समझ में आया या नहीं आया? यस। तो यहाँ पे आप देखो बैंडविड्थ का काम, इट रिफर्स टू द, कम ऑन, क्या लिखा है? अमाउंट ऑफ डेटा which can be sent across a network in a given time। तो यहां पे अपने को क्या करना है? बैंडविड्थ सेलेक्ट करना है कि अप टू व्हाट लेवल बैंडविड्थ इंटरनेट मस्ट प्रोवाइड द एक्सेस कैपेबिलिटी, राइट। तो बैंडविड्थ कितना होना चाहिए? क्या बोला मैंने? बैंडविड्थ इशू क्या है अपना? इशू लिख रहे, ध्यान से समझना। इश्यूज एड्रेस्ड बाय कंप्यूटर नेटवर्क, पहला क्या बोलता है? बैंडविड्थ बोल रहा है। तो आगे एक लाइन में आप बैंडविड्थ को एक्सप्लेन कर देना, दैट इज इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ डेटा व्हिच कैन बी सेंट पर सेकंड। तो अमाउंट ऑफ डेटा मतलब क्या हो गया? मैंने बोला 2 MBPS, मैंने क्या बोला था? 2 MBPS मतलब 2 MB का डेटा पर सेकंड में ट्रांसफर कर रहा हूं। मतलब अमाउंट ऑफ डेटा कितना है मेरा? 2 MB है, जो पर सेकंड डेटा क्या हो रहा है? ट्रांसमिट हो रहा है। तो यहां पे लिखना selection of appropriate bandwidth is an issue, wrong selection of bandwidth may affect downloading and uploading of data। क्लियर? तो पहला इशू क्लियर हो गया? यस। क्या इशू क्लियर हो गया? बैंडविड्थ मेरा कितना होना चाहिए। नंबर 2 आता है दोस्तों हमारे पास कंटेंशन। नो, व्हाट डू मीन बाय कंटेंशन? देखो यहां पे लिखा है, इट रिफर्स टू द सिचुएशन दैट अराइज व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट फॉर सम कॉमन रिसोर्सेज, राइट। समटाइम्स देखो क्या होता है, आप लोग काफी होता होगा स्टूडेंट्स में, राइट। अब सपोज मान लो ये 2 लड़का है, एक ये लड़का एक ये लड़का, ओके। नाउ दिस इज राम, दिस इज श्याम, ठीक है। नाउ इन दोनों के बीच में इनकी एक दोस्त थी जिसका नाम था माधुरी। क्या नाम था? माधुरी, ओके। अब ये माधुरी ऐसी थी, ठीक है, यस। तो ये माधुरी होगी। अब राम भी माधुरी का दोस्त और श्याम भी माधुरी का दोस्त, ओके। बट राम को माधुरी से प्रेम हो गया और श्याम को भी माधुरी से प्रेम हो गया, दोनों को माधुरी से प्रेम हो गया, ठीक है। और माधुरी ने बोला मुझे तुम दोनों के साथ, तुम दोनों में से किसी एक के साथ में भी जाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम दोनों ही मेरे अच्छे दोस्त हो, तो मैं तुम दोनों में से किसी एक को लाइफ पार्टनर बना सकती हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताओ कि राम और श्याम के बीच में कंपटीशन आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? कंटेंशन इशू। क्या बोल रही है? व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट फॉर सम कॉमन रिसोर्स, व्हेन देयर इज कॉन्फ्लिक्ट फॉर सम कॉमन रिसोर्स। तो अब ये मैं माधुरी को मान लेता हूं वेबसाइट, माधुरी को मैं क्या मान लेता हूं? वेबसाइट। एंड ये यूजर का हो गया कंप्यूटर और ये यूजर का हो गया कंप्यूटर। क्लियर है? अब ये बताओ, अगर इस वेबसाइट की जो ट्रैफिक है या रिक्वायरमेंट है या जो नीड है, सपोज मान लो जीएसटी, ये जीएसटी की वेबसाइट है और आज आ गया ड्यू डेट रिटर्न फाइल का। अब बताओ ये जीएसटी की वेबसाइट, सर्वर डाउन हो सकता है जीएसटी का या नहीं हो सकता है? ड्यू डेट
के टाइम पे, यस बिल्कुल हो सकता है, राइट। अब मान लो सर्वर डाउन है, ओके, तो ये वेबसाइट सबसे पहले, अगर ये तो अभी मैं 2 यूजर बता रहा हूं, और अगर इंटरनेट की दुनिया में लाखों करोड़ों यूजर हैं जो उस दिन पे जीएसटी की वेबसाइट ओपन करना चाहेंगे, राइट, और बहुत लोगों के कंप्यूटर में आ रहा होगा उस समय नोटिफिकेशन की जीएसटी वेबसाइट कैन नॉट बी डाउनलोडेड बिकॉज ऑफ सर्वर इशू, राइट। अब सोचो इसका जो बैंडविड्थ था, किसका, श्याम का जो बैंडविड्थ था वो 2 MBPS का था, ओके, डाउनलोडिंग करने 2 MBPS, और इसका था दोस्तों 10 MBPS, ओके। तो अब मेरे को ये बताओ कि अगर सर्वर डाउनलोडिंग प्रॉब्लम आ रहा है, सर्वर इशू आ रहा है, ओके, और यहाँ पे 2 यूजर्स है, तो इस केस में सबसे पहले जो ये वेबसाइट है ये किसको अवेलेबल होगी दोस्तों, ये सबसे पहले अवेलेबल उस यूजर को होगी जिसका बैंडविड्थ सबसे ज्यादा होगा। तो अभी मैं सॉल्यूशन नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ इशू बता रहा हूं। सॉल्यूशन तो हो गया कि जिसका बैंडविड्थ ज्यादा हो, और इशू क्या था कि अगर सर्वर डाउन है और वहां पे कई सारे यूजर वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, तो वो वेबसाइट सबसे पहले किस यूजर को दिखना चाहिए, दिस इज द प्राइम इंटेंशन, दिस इज द प्राइम नीड ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट ये बोलता है साहब कि ये जो प्रॉब्लम आ रहा है वेबसाइट को प्रोवाइड करने का, ये सबसे पहले वेबसाइट किसके पास जाना चाहिए, ये डिसाइड करना इंटरनेट के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको पता नहीं चलता है दोस्तों, आपको पता नहीं चलता है कि डेटा सबसे पहले किसके पास जा रहा है, पर डेटा को सोचना पड़ता है कि भाई रास्ता जहां पे ज्यादा क्लियर होगा गाड़ी वहां पे सबसे तेज भागेगी। तो बिल्कुल वही है कि जिसका बैंडविड्थ ज्यादा होगा डेटा सबसे पहले उसके पास जाएगा। तो इशू यहां पे क्या था दोस्तों, इशू क्या था यहां पे, इफ जीएसटी सर्वर of GST website is down, okay, then who will get access of GST website on priority basis, राइट। तो यहां पे इफ सर्वर ऑफ जीएसटी वेबसाइट इज डाउन नहीं लिखना, ओवरलोडेड लिख दो, डाउन लिख लिया तो फिर तो आएगा ही नहीं, ओवरलोडेड है, ओके। तो यहां पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो किसको सबसे पहले मिलेगा, तो ये एक सेकंड इशू आ जाएगा ना। तीसरा आता है दोस्तों राउटिंग का इशू। अब आप सोचो अगर मैं राउटिंग की बात करूं तो राउटिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, रोड, रास्ता, राइट। और अब आप सोचो यहां पे आप इस पर्टिकुलर लोकेशन पे खड़े हो, आपका घर यहां पे है, ओके, तो क्या आपको घर जाने के लिए एक ही रास्ता अवेलेबल है क्या, नहीं, एक रास्ता अवेलेबल नहीं है। क्या ये रास्ता भी अवेलेबल हो सकता है, ये सपोज मान लो स्क्वायर था, ये यहां से ये जा सकता था, ओके, देन ये यहां से जा सकता था, ये ऐसा रास्ता था। तीसरा रास्ता हो सकता है दोस्तों यहां से यहां से यहां से यहां से ऐसे भी हो सकता है। चौथा रास्ता हो सकता है यहां से जो निकला था ये यहां पे गया, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे पहुंच गया, ओके। पांचवा रास्ता था यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया। तो मतलब घर पहुंचने के लिए रास्ते बहुत सारे हैं, राइट। और आपका कंप्यूटर यहाँ पे है, सर्वर यहाँ पे है। अब कंप्यूटर से सर्वर तक पहुंचना है डेटा को, रास्ते बहुत सारे हैं। बताओ जरा कौन सा रास्ता सेलेक्ट करना है। जैसे हम अपना रास्ता सेलेक्ट, हम तो नेचुरल सिस्टम, हम तो अपना रास्ता अपने से सेलेक्ट करते हैं, बट ये तो नेचुरल सिस्टम नहीं है ना। अब ये चूंकि नेचुरल सिस्टम नहीं है तो रास्ता कैसे सेलेक्ट करेगा, रास्ता कैसे सेलेक्ट करेगा, दिस इज एन इशू, दिस इज एन इशू, दिस इज एन इशू। सॉल्यूशन क्या है, जो रास्ता सबसे शॉर्टकट हो, जो सबसे कम डिस्टेंस पे हो, वो रास्ता हम कवर कर लेंगे, दैट इज सॉल्यूशन। बट अपन सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे, अभी अपन किसकी बात कर, इशू की बात कर, कि जब आप फर्स्ट टाइम इंटरनेट बना रहे हो तो इंटरनेट पे क्या इशू आ रहा है कि साहब जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम सोर्स लोकेशन टू डेस्टिनेशन लोकेशन, उसे कौन सा रास्ता फॉलो करना है। तो राउटिंग में आप लिख लो इशू आ रहा है, राउटिंग के केस में इशू आप लिख लो। डेटा पैकेट, डेटा पैकेट मतलब गाड़ी, जैसे आप ट्रेवल करते हो तो गाड़ी चाहिए, तो गाड़ी में आप बैठे होते हो तो उसी तरीके से डेटा पैकेट चाहिए होता है। जैसे बस था मदरबोर्ड में, वैसे इंटरनेट में होता है डेटा पैकेट, ओके। तो डेटा पैकेट नीड टू सेलेक्ट
the path for transmission, right? There is an issue, which path data packet need to be selected where multiple network path is available. मल्टीपल नेटवर्क पाथ इज अवेलेबल। तो अगर रास्ते बहुत सारे हैं तो कौन सा रास्ता सेलेक्ट करना है, तो कौन सा रास्ता सेलेक्ट करना इज एन इशू। नाउ फोर्थ आता है दोस्तों रेजिलेंस। नाउ व्हाट डू मीन बाय रेजिलेंस? नाउ यहां पे अगर आप देखो तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज सर्वर, ओके, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, वेब सर्वर। अब वेब सर्वर के अंदर बहुत सारी वेबसाइट रखी हुई है, और चूंकि ये वेब सर्वर के अंदर, एक ही सर्वर के अंदर सब वेबसाइट एक दूसरे से क्या है दोस्तों, कनेक्टेड है। ओके, से सपोज ये जीमेल की वेबसाइट हो गई, ओके, ये फेसबुक की वेबसाइट हो गई, ओके, ये यूट्यूब की वेबसाइट हो गई, ओके, ये सपोज सिस्को कंपनी की वेबसाइट है, ये ICAI की वेबसाइट है, ओके, नाउ ये ICSI की वेबसाइट है, ओके, ये MCA.gov.in है, ओके, ये GST की वेबसाइट है, ये इनकम टैक्स की वेबसाइट है। मतलब वेब सर्वर के ही अंदर पूरी वेबसाइट रखी हुई है, राइट? और ये सारी वेबसाइट जो है एक दूसरे से लिंक्ड है। क्या है? एक दूसरे से लिंक्ड है। तो सोचो अगर इस वेबसाइट में वायरस आ गया, किस वेबसाइट में दोस्तों? इस वेबसाइट में, यूट्यूब के वेबसाइट में जो था वो क्या आ गया दोस्तों? वायरस आ गया। ये इसमें क्या आ गया दोस्तों? वायरस आ गया। तो अब बताओ क्या ये वायरस बाकी सारे सिस्टम को भी अफेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता? यस, बिल्कुल, ये सारे सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है अगर ये क्या है, एक दूसरे से क्या है दोस्तों, कनेक्टेड है, राइट? नाउ इशू क्या आ गया यहाँ पे कि अगर एक सिस्टम को भी प्रॉब्लम आएगा, वायरस आएगा, तो क्या वो सारे सिस्टम को अफेक्ट कर देगा? यस, कर देगा। क्यों? क्योंकि ये सब एक ही सिस्टम में रखे हुए हैं, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये जो सारे के सारे सिस्टम है, ये एक दूसरे से चूंकि कनेक्टेड है, सारा सिस्टम दूसरे सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है। कोई भी एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है। तो यहां पे ये देखो लिखा है रेजिलेंस में इशू आ रहा है। इट रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ नेटवर्क टू रिकवर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एरर। इट रिफर्स टू द एबिलिटी। रेजिलेंस का मतलब होता है क्या आप इस प्रॉब्लम से निपट सकते हो। अगर निपट सकते हो तो कितना निपट सकते हो, कितना निपटना चाहिए। क्या इन दोनों को, ये जितने भी सिस्टम है, भले ये दोनों, ये सारे सिस्टम एक दूसरे से लिंक्ड हो, बट क्या मैं इसको इस तरीके से बना सकता हूं कि अगर एक सिस्टम में प्रॉब्लम आया तो बाकी सारे सिस्टम को उससे आइसोलेट करके बचाया जाए। बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों कोरोना, राइट? अभी कोरोना किसी एक को हो गया तो हमने क्या किया दोस्तों? दो वी पीपल्स आर इंटरकनेक्टेड अमंगस्ट ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, राइट? बट इसका मतलब ये नहीं कि हम इंटीग्रेटेड हैं और हमारे घर में या किसी के घर में किसी को एक को कोरोना हो गया तो आप सबको ही कोरोना होना चाहिए। नहीं, वी मस्ट आइसोलेट देम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द पर्सन हु आर अफेक्टेड बाय दोज कोरोना वायरस, राइट? तो अपने को बेस्ट एग्जांपल क्या दिया कि साहब अपने को क्या कर देना? आइसोलेट कर देना। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? रेजिलेंस। ये बोलता है देखो, इट रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ नेटवर्क टू रिकवर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एरर लाइक कनेक्शन फेलियर, loss of data. It may happen that if there is a problem in one computer, दिखा है, if there is a problem in one computer it may affect what? Another computer. तो अभी जो कि इश्यूज की बात कर रहे हैं तो अभी सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, यहाँ पे इश्यूज में क्या लिख देंगे कि दो द सिस्टम्स आर इंटर कनेक्टेड। लिखो यहाँ पर रेजिलेंस में इशू आ जाएगा। ये रेजिलेंस का इशू मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। रेजिलेंस का इशू क्या है? एज द सिस्टम्स आर interconnected, as the systems are interconnected amongst each other, in networking system, right? One system may affect
another system and spread virus across network, right? yes तो यहां पे चूंकि इंटरकनेक्टेड है, तो अगर एक सिस्टम में प्रॉब्लम आया तो वो सिस्टम बाकी कई सारे सिस्टम को भी अफेक्ट कर सकता है। और इसका टिप्स जो था मैंने बोल दिया दोस्तों, BCRR, बकरा। मैंने क्या बोल दिया? टिप्स जो था दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? बकरा। तो BCRR। नाउ BCRR क्या बोल रहा है? B फॉर बैंडविड्थ, C फॉर कंटेंशन, R फॉर राउटिंग एंड R फॉर रेजिलेंस। बैंडविड्थ में किसका प्रॉब्लम आया था दोस्तों? प्रॉब्लम ऑफ स्पीड। यहां पे किसका प्रॉब्लम आया था? प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू व्हाट? स्पीड। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू व्हाट? स्पीड। ओके यस। तो यहां पे स्पीड किसका आया? प्रॉब्लम किसका आया? प्रॉब्लम ऑफ व्हाट? स्पीड आया। ठीक है। कंटेंशन में किसका प्रॉब्लम है? कंटेंशन, 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 कम ऑन। एक्सेसिंग ऑफ डेटा। क्या बोला मैंने? एक्सेसिंग ऑफ डेटा, राइट, ऑन प्रायोरिटी बेसिस, ये था कंटेंशन। राउटिंग मतलब क्या था? सिलेक्शन ऑफ बेस्ट पाथ, विच पाथ हैज टू बी सिलेक्टेड, राइट। तो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए कौन सा पाथ अपने को सिलेक्ट करना है। एंड रेजिलेंस का मतलब मैंने क्या बताया था दोस्तों, कि अगर एक सिस्टम अफेक्ट होगा तो इट में अफेक्ट व्हाट? अनदर सिस्टम। तो बैंडविड्थ मतलब क्या हो गया? स्पीड कितनी होनी चाहिए। कंटेंशन मतलब कौन रिसोर्स को प्रायोरिटी बेसिस पे एक्सेस करेगा। राउटिंग कौन सा रास्ता सेलेक्ट करना है। एंड रेजिलेंस बोलते हैं साहब अगर एक सिस्टम को प्रॉब्लम आया तो क्या वो मल्टीपल सिस्टम को भी अफेक्ट कर सकता है। यस, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? बकरा। तो BCRR, बकरा। बकरा मतलब क्या हो गया? प्रॉब्लम। और डेबिट क्रेडिट क्या हो गया? उसका सॉल्यूशन। याद रखना। तो बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग जो है दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट, दैट इज सॉल्यूशन है। ओके एंड बकरा, बकरापन किसको बोलते हैं? जैसे बकरा बनाया, गधा बनाया। ओके तो ये निगेटिव वर्ड्स है, तो निगेटिव क्वेश्चन के लिए मैं यूज कर रहा हूं। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इश्यूज एड्रेस्ड बाय कंप्यूटर नेटवर्क। तो इश्यूज क्या था दोस्तों? बकरा था। तो B फॉर बैंडविड्थ, C फॉर कंटेंशन, R फॉर राउटिंग एंड R फॉर रेजिलेंस। एंड बेनिफिट्स क्या था दोस्तों? जल्दी बोलो फाइट से। डेबिट एंड क्रेडिट बाय यूजर। D फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके R फॉर क्या था? रिसोर्स शेयरिंग। C फॉर क्या था? कंप्यूटेशनल पावर। R फॉर क्या था? रिलायबिलिटी। एंड यूजर मतलब यूजर कम्युनिकेशन। ये हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों पूरा का पूरा नेटवर्क। और अब हम नेक्स्ट वाले पॉइंट पे आ जाएंगे, दैट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल। तो यहां तक अभी जो हमने रिवाइज किया है दोस्तों, ठीक है, वो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसको जो कंप्लीट किया है उसे हम रिवाइज करेंगे नेक्स्ट सेशन पे, एंड देन विल स्टार्ट विद द कंट्रोल पार्ट। ठीक है, तो यहां तक अपना कंप्लीट हो गया ना। इसमें सिर्फ 3 चीजें और बची हुई इस चैप्टर में। नंबर 1 इज कंट्रोल। देखो यहां तक ये आपको दोस्तों टाइम लगा, थोड़ा सा टाइम इसलिए लगना जरूरी है यहाँ पे क्योंकि ये बेस है, और एक बार आपका बेस बन जाएगा तो अब देखना आगे की जो चीजें हैं वो थोड़ी सी आपके लिए जो है आसान हो जाएगी। अगर इतनी सारी चीजें आपने टेक्निकली समझा हुआ है, राइट, एक बेस बना के समझा हुआ है ना, अब इसके आगे की चीजें हैं वो जो आसान हो जाए, क्योंकि मैंने आपको हार्डवेयर भी बता दिया, सॉफ्टवेयर भी बता दिया, डेटाबेस भी बता दिया, नेटवर्क भी बता दिया। अब इस हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, नेटवर्क को, डेटाबेस को कैसे कंट्रोल करना है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इनका कैसे ऑडिट करना है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो मेन 2 चीजें बची हुई हैं ये यहाँ पे अपन कवर अप करते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम स्टॉप करते हैं आज का वीडियो और मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।